तो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल सागर एंड साहिल भैया। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट दोस्तों देखने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू एकदम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा हर जगह पैसा, हर जगह पैसा का उपयोग है। सब जगह हम लोग देखते हैं, चाहे तुम्हें कुछ चीज लेना होता है, चाहे तुम्हें कुछ चीज खरीदना होता है, तो सब जगह पैसा का डिमांड आता है। ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या है? क्रेडिट मतलब हो गया तुम्हारा उधार। ठीक है। तो उधार तुम कैसे क्या करते हो? तो उधार भी तुम क्या लेते हो? पैसा लेते हो। ठीक है। तो कहां से लेते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, हर चीज में देखने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों एनसीईआरटी का सारा टॉपिक्स को एकदम सीरियली वाइज समझते हुए चलेंगे, जो भी एनसीईआरटी में तुम्हारा है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम छोड़ के नहीं आने वाले उस चैप्टर से। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है। तो पैसा और तुम्हारा जो उधार वगैरह जो तुम करते हो उसके बारे में हर चीज देखने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करना भाई कि इस चैप्टर का जो हर एक टॉपिक है तुमसे एकदम रिलेटेड है, जो तुम डेली लाइफ में एकदम यूज कर रहे हो मनी का। और तुम क्रेडिट कार्ड आजकल यूज करते होगे। ठीक है। तो वो जो क्रेडिट कार्ड है आखिर वो किस बेसिस पे वर्क करता है? बैंक्स जाते हो तुम लोग उधार लेने के लिए, अगर तुम्हें उसी चीज के लिए पैसा का रिक्वायरमेंट होता है तो ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर का कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है। तो देखो एक्सचेंज का मनी मनी एक माध्यम है। ठीक है। एक्सचेंज का कैसे है मनी एक माध्यम एक्सचेंज का? तो तुमको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है और दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे मनी तुम्हारा एक माध्यम है एक्सचेंज का। किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज मतलब तुम कुछ खरीद ही रहे हो तो एक्सचेंज ही एक तरह से कर रहे हो ना भाई। तुम कुछ सामान खरीद रहे हो तो उसके बदले तुम पैसा दे रहे हो। तो पैसा को हम लोग एक माध्यम मानते हैं, एक मीडियम मानते हैं, एक बाय प्रोसेस मानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग डेली नीड्स को फुलफिलमेंट करते हैं, चाहे खरीद करके चाहे बेच करके। ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, हमारा पहला पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक का क्या कह रहा है। ठीक है। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंजेस इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और सी माइट वांट्स। ठीक है। यहाँ पे देखो कमोडिटी का मतलब क्या है। यहाँ कमोडिटी का मतलब तुम एज ए यहाँ पे सोच सकते हो थिंग्स, जो भी चीज तुम लोग मतलब कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है। और सर्विसेज सुविधाओं को या फिर एक्सचेंज कर रहे हो या सुविधाएं ले रहे हो। ठीक है। कोई भी पर्सन अगर उस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज को मतलब बढ़ावा दे रहा है या फिर ले रहा है या फिर दे रहा है, तो उसको कहेंगे तुम्हारा ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजिंग हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या कह रहा है दोस्तों कि 10 इसलिए एवरीवन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। ठीक है। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं मनी को एज ए पेमेंट्स के रूप में। ठीक है। तुम जो पेमेंट्स करते हो, ठीक है, तुम जो मतलब किसी चीज को लेते हो तो तुम पेमेंट डन करते हो। ठीक है। आजकल का तो देश दुनिया डिजिटल इंडिया हो गया। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया में तुम लोग ऑनलाइन यूजर यूपीआई वगैरह यूज करते होगे। ठीक है। तो यूपीआई पेमेंट में तुम लोग देखते होगे तुम लोगों को एक पिन डालना पड़ता है जो कि हेल्प आउट करता है फिर पेमेंट करने के लिए, जो कि तुम्हारे बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो हर चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, बैंक का क्या रोल है। ठीक है। मनी एंड क्रेडिट के चैप्टर में। ठीक है। हर एक टॉपिक को समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। बस रिक्वेस्ट है जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ और पूरा वीडियो कंटिन्यूसली देखते बनना बिना स्किप किए हुए। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एकदम। मैं उस सारे नोट्स को लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का, एकदम लाइन तुमको हुबहू मिलेगा। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक से और तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि वही चीज है यहाँ पे कि जो रिसीव कर रहा है पेमेंट्स मेथड जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए लोग है ना पेमेंट्स में मनी को बहुत ही बड़ा एक माध्यम मानते हैं किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए, चाहे वो जो भी चीज चाहे। ठीक है। और तीसरा नंबर क्या कह रहा है? बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो पहले के जमाने में एक होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है। बार्टर सिस्टम में होता था क्या कि भाई तुम्हारे पास अगर सामान है तो तुम सामान के बदले सामान मतलब ले रहे हो। ठीक है। सामान के बदले सामान तुम खरीद रहे हो और सामान के बदले सामान तुम बेच रहे हो। ठीक है। अगर सामने वाला को सामान कुछ चाहिए होता था तो वो आता था बोलता था भाई ये सामान तुम ले लो तो उसके बदले तुम मुझे ये दे दो। ठीक है। तो ये सारा चीज चलता था पहले बार्टर सिस्टम में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी ना कि उसमें ये होता था कि बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी मतलब सामने वाला और अगर मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ बेचना है तो सामने वाले को भी एग्री होना जरूरी है। ठीक है। तो ये जो एग्री होने वाला जो कंडीशन था, मतलब सामने वाला तैयार होगा भाई बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तब तो हम उसको बेच पाएंगे या फिर उससे मतलब खरीद पाएंगे। तो इसी वजह से तुम्हारा जो बोथ पार्टीज का क्राइटेरिया है कि दोनों पार्टी सामने हम तो तैयार हैं लेकिन सामने वाला ही तैयार नहीं है, तो कैसे वहां पे तुम्हारा लेन देन हो पाएगा? तो इस वजह से एक मतलब जो वैल्यूबल आइडेंटिटी होता है, ठीक है, कि भाई हाँ नेशनल करेंसी के रूप में, तो मनी को एज ए हम लोग मीडियम मानने लगे। उस समय ये जो प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, ये क्रिएट हो जाता था। ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या है? बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। तो दोनों पार्टीज को तैयार होना पड़ेगा एक दूसरे के कमोडिटीज को बाय या फिर बेचने के लिए, सोल्ड और बाय करने के लिए। ठीक है।
तो इसी को कहेंगे तुम्हारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। सही बात है, वही चीज कनेक्टेड किया है इस चीज को कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा और सामने वाला पर्सन जो डिजायर कर रहा है सेल के लिए, ठीक है, एग्जैक्टली सामने वाला को भी खरीदने के लिए भी उसके लिए भी डिजायरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर हम दो चीज उसको बेच रहे हैं तो सामने वाला को भी होना चाहिए कि हाँ, अगर हम कोई दो किताब बेच रहे हैं तो सामने वाला को भी वो दो किताब ही जरूरत हो तभी वो खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा वो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो एक मनी एक मीडियम बना बाद में चल करके, तो बहुत बड़ा रोल है मनी का, ठीक है। बिना मनी के ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था ऑलवेज क्रिएट हो जाता था, ठीक है, और बहुत ही प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता था लोगों को कुछ भी चीज को खरीदने में और कुछ भी चीज को बेचने में, ठीक है। अब कह रहा है इन बार्टर सिस्टम्स वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसेंशियल फीचर्स। तो देखो वही चीज है, बार्टर सिस्टम में तुम्हारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था, एक बिग और वाइटल फीचर्स के रूप में उभरता था कि भाई अगर तुमको सामने वाला तैयार नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नहीं बेच पाओगे या फिर नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो दोनों को होना जरूरी है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तुमको वहां पे होना जरूरी है, ठीक है। छठा नंबर कर रहा है इन कंट्रास्ट, आप कंपेयर कर रहा है इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इन यूज, जब मनी यूज में आया, ठीक है, जब बार्टर सिस्टम में तो तुम ये हो रहा था लेन देन, सामान के बदले सामान, ठीक है, तो कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज, तो यहाँ पे मनी का जब इन यूज में आया, ठीक है, तो मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप इलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एकदम याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे हाउ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर व्हाई मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसके लिए जो आंसर है तुमको ये चारों पांचों पॉइंट तुमको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा बात था। मतलब कि पहले बार्टर सिस्टम के थ्रू हम लोग कमोडिटीज को शेयर करते थे, लेकिन वहां पे क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो फीचर्स है क्रिएट हो जाता था, ठीक है, जिसमें कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था लोग को। लेकिन इन कंट्रास्ट कंपेयर करते हुए जब इकोनॉमी को बूस्ट अप करना पड़ा देश के, तब वहां पे मनी सिस्टम का एक जो इंटरमीडिएट होता है वो बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया, मनी जो एक मीडियम के रूप में सामने आया, तो ये फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को इलिमिनेट कर देता है। इलिमिनेट मतलब खत्म कर देता है, ठीक है, मतलब हद तक, बहुत हद तक खत्म कर देता है, बहुत हद तक क्या नेग्लिजिबल ही कर देता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ही ऐसा होता होगा जो तुम मनी भी दोगे, ठीक है, पर सामान तुमको तुम्हारे वैल्यूएबल लाइक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नहीं तो आज के जमाने में हर चीज अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से, तुम मनी के उपयोग करके तुम हर चीज खरीद सकते हो, ठीक है। दोस्तों 7 नंबर पॉइंट तुम्हारा कह रहा है कि मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस में इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इसे कहेंगे तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे, ठीक है, कि मनी एक्ट कर रहा है इंटरमीडिएट का रूप में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज के प्रोसेस के टाइम, ठीक है, इसको कहेंगे तुमको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने बार्टर सिस्टम से दोस्तों कंपेयर किया, बार्टर सिस्टम से कंपेयर करके 5th नंबर जो पॉइंट है तुम्हारा, उससे समझा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी है वो किस रूप में इंपॉर्टेंट है और किस रूप में बहुत ही ज्यादा मतलब वैल्यूबल है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एनसीईआरटी का, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो हमारा मॉडर्न आधुनिक, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक फॉर्म ऑफ क्या है तुम्हारा मनी का, जो तुम्हारा मनी है उसका आधुनिक फॉर्म क्या है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म क्या है। देखो पहला पॉइंट तुम्हारा कह रहा है कि वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और ऑलरेडी जान चुके हैं और समझते भी हैं, इस चैप्टर को तुम नहीं भी पढ़े होगे तो भी तुम उससे पहले भी तुम जानते होगे कि मनी क्या है, मीडियम है एक्सचेंज का जो कि ट्रांजेक्शन को करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या कह रहा है पॉइंट, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस के जब सिक्का चलता था, ठीक है, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। समझ में आ रहा है ना, मनी का उपयोग हो रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है, जब बार्टर सिस्टम मतलब तुम्हारा एंड हुआ लगभग तो। लेकिन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस के जो तुम्हारा सिक्का है इसके क्वाइंस के इंट्रोड्यूस होने से पहले ही बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स एक मनी के रूप में कार्य पहले भी कर चुका है, ठीक है, मतलब यूज हो चुका है बहुत सारा ऑब्जेक्ट मनी के रूप में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है तुमको, फॉर एग्जाम्पल सिंस दे वेरी अर्ली एज, बहुत एंशियंट टाइम में मतलब बहुत अर्लियर में इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज ए मनी। ग्रेन्स एंड कैटल को एकदम याद रखना है कि अर्लियर टाइम में किस चीज को मनी के रूप में इंट्रोड्यूस करके उपयोग किया जाता था, यूज किया जाता था उसका, तो ग्रेन्स एंड कैटल को एक्ट एज ए मनी के रूप में यूज किया जाता था इंडियंस लोगों के द्वारा, ठीक है, भारतीय लोगों के द्वारा। अब तुम्हारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, आज के जमाने का आधुनिक फॉर्म क्या है तुम्हारा, करेंसी है, ठीक है। करेंसी पहला तुम्हारा है इसका टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड क्वाइंस, ठीक है। क्वाइंस तुम देख ही रहे हो, सिक्के सब रहते हैं, पेपर नोट्स तुम देख ही रहे हो, 500 के 1000 के थे लेकिन बंद हो गए नोटबंदी के बाद, 1000 के नोट्स नहीं चलते हैं, 2000 के नोट्स भी तुम लोगों ने देखा होगा। और तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मनी इज एक्सेप्टेड एज ए
मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। वही कहे ना, ये एक ऑथोराइज किया हुआ मुद्रा है जो कि भारत सरकार के द्वारा ऑथोराइज कर दिया जाता है। मतलब कि भाई हाँ, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसा नहीं कि तुम उसके अलावा कुछ भी चीज यूज कर लोगे एज ए मनी। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी है मनी का जो कि भारत सरकार के द्वारा ऑथोराइज किया हुआ है, चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, चाहे वो 1000 रुपए का नोट था रहा हो, चाहे वो 2000 रुपए का नोट अभी है, या फिर 500 का नोट अभी है, या फिर 100 का, या फिर 20 का। तुम लोगों ने 50 का भी नोट देखा होगा। तो हर तरह के नोट्स का जो मतलब वैल्यूबल है वो सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है और ऑथोराइज्ड आइडेंटिफिकेशन है उस मनी का। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के बिहाफ में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, इशू करता है तुम्हारा करेंसी, मतलब करेंसी नोट्स को। ठीक है, एज पर द इंडियन लॉ, भारतीय कानून के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी। सही बात है भाई, सबके हाथ में नोट छापने का मशीन दे देगा तो फिर तो दिक्कतें हो जाएगा। दिक्कत ये होगा कि तुम्हारा पैसा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो इन लिमिटेशन हर वक्त जब जरूरत रहती है, जितना का आवश्यकता है, उसी हिसाब से केंद्र सरकार के बिहाफ में आरबीआई करेंसी नोट्स को इशूज करती है। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं है तुम्हारा कि भाई वो नोट छाप सके। ठीक है, नो एनी अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हैव अलाउड टू इशू करेंसी। ठीक है, एक्सेप्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज। और एक चीज याद रखना भाई, एक नियम और है भारतीय कानून के हिसाब से, ये दोनों कानून था तुम्हारा करेंसी से रिलेटेड कि व्हाट वेयर द इंडियन लॉज। पूछ देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ रहा है भाई यहाँ पे, इंडियन कानून क्या सब इंपॉर्टेंट दो कानून बताएं जो मनी से रिलेटेड है। पहला ये कि आरबीआई को छोड़ करके तुमको कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इंडिविजुअल इस करेंसी नोट्स को छाप नहीं सकता है, इशू नहीं कर सकता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट की नो इंडिविजुअल, किसी को भी इंडिया में मतलब अधिकार नहीं दिया गया है कानून के हिसाब से, इंडियन कानून के, भारतीय कानून के हिसाब से, कि भारत का कोई भी नागरिक या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स वो पेमेंट जो कि रुपीज में किया गया है, भारतीय का रुपीज ही है करेंसी नोट्स का, तो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, रिफ्यूज और डिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस पेमेंट को। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों तुम्हारा इंडियन लॉ था मनी से रिलेटेड। ठीक है, कि सबको मानना ही पड़ेगा, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है अगर किसी का पेमेंट रुपीज में भारतीय में हुआ है तो। ठीक है, भारत में अगर कोई भी इंडिविजुअल रुपीज में अगर पेमेंट करता है तो उसको अगर वे लोग रिफ्यूज करते हैं कि भाई हमें पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुम पे लीगली एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा डिपॉजिट विद बैंक, बैंक से भी डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक। और दूसरा फॉर्म क्या है तुम्हारा, मनी करेंसी तो तुम देख लिए, दूसरा है कि मनी को रखने के लिए एक और उपाय है, बैंक में तुम लोग जाके डिपॉजिट करते हो। ठीक है, पैसे को। ठीक है, एक अदर फॉर्म है तुम्हारा जिसमें कि लोग अपने मनी को होल्ड करते हैं एज ए डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पीपुल डिपॉजिट मनी विद द बैंक्स बाय द ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन दियर नेम। मतलब लोग उपयोग करते हैं अपने नाम के जरिए से अपने खाता को खुलवाते हैं जाकर के सरकारी बैंक में या फिर कोई सा भी बैंक में। अभी तो इंडिया में प्राइवेट बैंक भी बहुत सारा है, लेकिन प्राइवेट बैंक को भी इंडियन बैंक रूल्स के डिक्लेरेशन को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अपना मनमाना, प्राइवेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट है तो जो भी मन कर रहा है कर रहे हैं, सारा इंडियन लॉज को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में सरकारी बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी, तुम किसी पे भी जाकर के अपना खाता खुलवा सकते हो और अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हो और अपने मनी को होल्ड कर सकते हो बाय डिपॉजिटिंग इन द बैंक्स। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है कि बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। देखो क्या फायदा है कि तुम घर में अगर पैसा रखो दोगे जाकर के, ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है मेरे पास करेंसी वगैरह है तो करेंसी से तो हम होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर जाकर के तुम बैंक में अगर डिपॉजिट करते हो तो तुमको बैंक इंटरेस्ट भी देता है जितना रुपए तुम वहां पे डिपॉजिट किए हो। तो ठीक है, तो हर तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको तुम फॉलो करोगे, उस हिसाब से अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हें जरूर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि पीपुल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज दे व्हेन दे रिक्वायर। सीधी सी बात है, अगर तुमने डिपॉजिट किया है तो तुमको विड्रॉ करने का भी पूरा पूरा हक है। ठीक है, जब तुमको रिक्वायरमेंट हो, जब तुमको आवश्यकता हो, तुम तत्पर हो, जाकर के तुरंत बैंक में जाओ, अपना पैसा को निकलवाओ। ठीक है, तो देयर आर सम लिमिटेशन ऑल्सो कि तुम कितना रुपए पर दिन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आजकल डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं एटीएम से कैश निकालने के लिए। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड तो यूज करते हैं जब हम लोग अभी पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में भी। ठीक है, क्रेडिट और क्रेडिट का टर्म्स भी पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी पढ़ेंगे कि भाई कैसे क्रेडिट कार्ड वर्क करता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड क्या डेवलपमेंट के लिए मतलब यूजफुल है
या फिर क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास फैमिली के लिए यूजफुल है, या फिर क्रेडिट कार्ड मतलब हेल्पफुल है, तो क्या नुकसानदेह, डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड सिस्टम, हर चीज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, तुमको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने अपने ओल्ड लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का बता के रखा है। वहां पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ हर चीज मैंने समझा के रखा है। तो ओल्ड वीडियो है मेरा, तुम जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, चलो हमारा जो 5th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्या कह रहा है कि जब अकाउंट्स में डिपॉजिट होता है, कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। देखो, हम लोग कुछ डिपॉजिट कराते हैं और फिर हमारा डिमांड होता है विड्रॉन करने का। ठीक है, तो इस सारे डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कोई पूछेगा डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, तो कहना जो डिपॉजिट्स अकाउंट में होते हैं और फिर उसका हम लोग विड्रॉन करते हैं अपने डिमांड के अनुसार कि भाई हमको इतना रुपए डिमांड चाहिए, तो दीज आर द डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी, जो कि मनी के विशेषताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाता है। ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, यू कुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, और तुम लोगों ने सुना होगा, देखो ये एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन अब तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिजिटली भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कैश से लेकर के चेक तक तुमको लेके जाएगा। ठीक है, डिजिटली पेमेंट का इसमें चर्चा नहीं किया होगा इस चैप्टर में, लेकिन तुम उसको कनेक्ट करके लिख सकते हो आंसर जब तुम क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम डिजिटली पेमेंट का भी वहां पे जिक्र कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो यूपीआई सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब तुम्हारा देखो क्या कह रहा है कि तुम लोगों ने सुना होगा, हियर किया होगा कि कैश के इंस्टेड चेक्स भी यूज होते हैं। ठीक है, कैश के इंस्टेड चेक्स भी यूज होते हैं, मतलब कैश के बदले, कैश की जगह चेक्स भी बहुत जगह यूज किए जाते हैं पेमेंट्स डन करने के लिए। ठीक है, फॉर पेमेंट बाय चेक द बायर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। देखो, जो भी पेमेंट कर रहा है चेक के द्वारा, तो जो खरीदार है द बायर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जो जिसका उसका अकाउंट होना चाहिए बैंक में। ठीक है, मेक आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक बनाना पड़ेगा। और फिर चेक, देखो भाई यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा चेक सिस्टम है। ठीक है, CHEQUES। ठीक है, ये तुम्हारा चेक सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक चेक्स के बारे में अगर तुम्हें कुछ भी रिलेटेड लिखने आता है तो तुम इतना दूर जरूर लिख लेना। तो ट्रांजेक्शन तो तुम्हारा कैश के रूप में हो ही रहा है, लेकिन तुम पेमेंट डन कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो एज ए चेक्स के थ्रू भी। ठीक है, तो जो चेक के थ्रू कर रहा है तो उसका खाता में होना अकाउंट जरूरी है। ठीक है, और उसे जाकर के स्पेसिफिक अमाउंट का, जिस अमाउंट का तुमको मतलब जिसको दे रहे हो चेक, ठीक है, ऐसे मान लो हमको 5,000 रुपए चेक किसी को देना है, 5,000 रुपए का पेमेंट करना है हमको, तो चेक लेंगे जाकर के बैंक से, और फिर उसके बाद अपने खाते नंबर का ही चेक लेंगे। ठीक है, और फिर जाकर के उसको 5,000 मार्क करके सिग्नेचर करके, जो तुम्हारा बैंक में सिग्नेचर दिया होगा उसको करके उसको सबमिट किया जाता है। और तुम जो जो खरीदार है, ठीक है, अगर जिसको दे रहे हैं उसका भी तुमको वहां पे खाता नंबर देना रहता है कि किसके खाते में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम उसको चेक दे सकते हो। समझ में आ गया ना? A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to a person in whose name the check has been issued। वही चीज तुमको बोले ना कि जिस आदमी के नाम पे वो चेक इशूड हुआ है उसको बैंक बाय ट्रांजेक्शन, अकाउंट टू अकाउंट वो ट्रांजेक्शन करती है। ठीक है, तुम जाके चेक सबमिट कर दोगे अकाउंट टू अकाउंट, शाम तक में ऑफिस टाइम जब ओवर हो जाता है उसके बाद तुम देखोगे कि तुमको मैसेज आएगा कि इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हो गया है, और जिसको देते उसको मैसेज आ जाएगा कि इतना अमाउंट तुम्हारे खाते में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, मतलब जुड़ा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है तुमको दोस्तों कि द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट अ यूज ऑफ कैश। देखो, ये जो फैसिलिटी है चेक का अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट, वो जो डिमांड डिपॉजिट था तुम्हारा, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, जो तुम डिपॉजिट किए फिर उसके बाद तुम क्या किए उसको निकाल लिए जाकर के, तो अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट जो ये फैसिलिटी है चेक का, इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट। ये क्या करता है, पेमेंट को डायरेक्टली सेटल करता है विदाउट यूज कैश का, बिना यूज किए हुए, मतलब कैशलेस हो जाता है। ये भी एक सिस्टम है कैशलेस का। ठीक है, लेकिन अब तो कैशलेस का तो भाई लिमिटेशन एक क्रॉस हो गया, अब तो भाई चुटकी बजाते हैं हम लोग, पेमेंट चला जाता है अकाउंट में। ठीक है, सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कंस्टिट्यूट मनी इन द फॉर्म मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, ये डिमांड तुम्हारा बढ़ा, डिमांड डिपॉजिट क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड बहुत बड़े पैमाने में। ठीक है, जो कि पेमेंट को दर्शाता है अलॉन्ग विद करेंसी, करेंसी के साथ साथ दे कंस्ट्रक्ट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, और ये कंस्टिट्यूट करता है मनी को आधुनिक अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में। ठीक है, बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड एंड नो पेमेंट बाय चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। पर लेकिन बैंक में, बैंक के लिए वहां पे कोई डिमांड वगैरह नहीं रहता है पेमेंट के लिए चेक्स के अगेंस्ट। ठीक है, इस डिपॉजिट से रिलेटेड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज
करेंसी हो गया एंड डिपॉजिट हो गया, आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। याद रखना, कोई तुमसे पूछ देगा क्वेश्चंस में दोस्तों कि ये जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है ये कैसे तुम्हारा इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो तुम वहां पे लिखना है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट सिस्टम आर क्लोजली इंटरलिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आराम से इजिली हर चीज समझ आ गया तुमको। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो हमारा जो बैंक्स में लोन एक्टिविटीज डन होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। देखो, बैंक्स कीप्स ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। बैंक से करता है बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज ए कैश को रखता है। दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ठीक है, ये इसलिए ऐसा रखते हैं क्योंकि ताकि बैंक्स जो है वो बहुत सारे कैशेस को मतलब अपने पास रखते हैं, इसलिए क्योंकि किसी को भी जरूरत हो तो वो किसी भी दिन जाकर के अपने अकाउंट से जो डिपॉजिट किया था मनी को उसको विड्रॉ कर सकता है। तो इस वजह से डिपॉजिटर्स को मनी प्रोवाइड करने के लिए ये जो सिस्टम है बैंक के द्वारा कैश को एक सफिशिएंट अमाउंट में रखने का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहता है ताकि जो भी डिपॉजिटर्स आए उनको बहुत अच्छे से मनी का विड्रॉ करा जा सके। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर कम टू द विड्रॉ कैशेस द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। देखो, इसलिए ऐसा रखते हैं क्योंकि एक रीजन और भी है, क्योंकि अगर मान लो कि आज बैंक में लगभग 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, ठीक है, सपोज करो कि अगला दिन 4-4.5 लाख रुपए ही, मतलब टोटल मैं कह रहा हूं, अगर 100 आदमी गए और अपना मतलब डिपॉजिट्स जो थे वो विड्रॉन कराना चाहे, ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए अगर उनको मतलब बैंक को वापस करना होगा उस 100 आदमी को पूरा मिला करके, जैसे मान लो हमको निकालना हो 10,000, किसी को निकालना हो 2,000, किसी को निकालना हो 50,000, किसी को निकालना हो 1 लाख या किसी को निकालना हो 20,000, तो ये जो है एज ए लिमिटेशन, अगर उस 100 आदमी ने 4.5 लाख रुपए निकालना हो तो ऐसे सफिशिएंट अमाउंट मनी को रखना पड़ता है ताकि वो निकाल सके। बहुत बहुत केसेस में देखा गया कि मनी खत्म भी हो जाता है तुम्हारे बैंक में, तो बोल दिया जाता है कि कैश खत्म हो गया है नेक्स्ट डे आने के लिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है फोर्थ नंबर पॉइंट कि बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। देखो, बैंक क्या करता है, बहुत ज्यादा यूज करता है मेजर पोर्शन जो है डिपॉजिट का, बैंक यूज करता है लोन्स को एक्सटेंड करने में। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में डिमांड से लोन्स का, लोन्स मतलब तो उधार, ठीक है, तो उधार सरकारी बैंक से लेने से फायदा यह है कि तुमको एक नॉमिनल रेट पे, ठीक है, नॉमिनल चार्ज पे तुम्हें एक लोन अच्छा खासा प्रोवाइड हो जाता है जिसको तुम आराम से इजीली रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, और तुम वही चीज अभी तुरंत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, इनफॉर्मल सेक्टर लोन और फॉर्मल सेक्टर लोन। तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर लोन जो है बहुत अच्छा रहता है, जो तुम्हारा बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा डिमांड है, ह्यूज मात्रा में डिमांड रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोग, ठीक है, अपना मतलब रोजगार को चलाने के लिए या फिर किसी चीज को सेटल करने के लिए, अपना बिजनेस को सेटल करने के लिए बहुत सारा चीज लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा डिमांड है लोन्स का। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल। देखो, बैंक्स लेकिन लोन देने से पहले जो रिक्वायरमेंट है, लोन रिक्वायरमेंट भी होती है भाई, अगर तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तो तुमको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा लोन मतलब खारिज हो जाएगा, तुम्हारा लोन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो लोन का रिक्वायरमेंट है, जो एक लिमिटेशन हर एक एफिडेविट वगैरह क्राइटेरिया रहता है, तो उस चीज को अगर तुम मतलब पूर्ति कर पा रहे हो, क्योंकि बैंक तो ये भी देखेगी ना कि भाई हाँ, तुमको अगर हम इतने रुपए का लोन दे रहे हैं तो तुम उसको चुका पाओगे फिर से, चाहे तुम 2 साल में बाद चुका हो चाहे तुम 4 साल बाद चुका हो, लेकिन जो टाइम इंटरवल है उसके बाद तुमको चुकाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो लोन रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज भी बैंक देखती है। ठीक है, और अब तो कोलेटरल वहां पे जमा करना पड़ता है, तो कोलेटरल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इन दिस वे बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। तो इसी तरीके से बैंक जो तुम्हारा ये बहुत ही मतलब मीडिएटर का वर्क करता है, जिसके पास बहुत सारा सरप्लस ऑफ फंड है और जिसको इन फंड्स की जरूरत रहती है, इन दोनों के बीच का एक मीडिएटर का काम करता है बैंक। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब एक हायर इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, चार्ज करता है, ठीक है, जो भी एक डिपॉजिट किया गया है उसके ऑफर के अनुसार। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन what is charged from borrowers and what is paid to the depositor is their main source of income। यहाँ पे समझने की कोशिश करना भाई, ये जो डिफरेंस है तुम्हारा, जो चार्ज किया जा रहा है बोरोवर से और पेड किया जा रहा है डिपॉजिटर को, इसका जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है। ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर एंड पेड टू द डिपॉजिटर। क्या चार्ज किया जा रहा है बोरोवर से और क्या पेड किया जा रहा है डिपॉजिटर को, यही है मेन सोर्स ऑफ इनकम, और यही है डिफरेंसेस जो इस दोनों के बीच का आ रहा है, यही तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है भाई? अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जानना जरूरी है कि क्या होता है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर along with the repayment of the principal addition. Lenders may demand collateral against the loan।
ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी लोन्स एग्रीमेंट होते हैं स्पेसिफाई करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, जो कि बोरोवर को जो एकदम मस्ट रहता है कि पे करना ही पड़ेगा टू द लेंडर, ठीक है, जो ले रहा है उसको लेंडर को पे करना ही पड़ेगा अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एडिशन पे, ठीक है। लेंडर में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट टू द लोन, और लेंडर जो तुम्हारा है वो डिमांड्स भी कर सकता है, कोलेटरल भी डिमांड्स कर सकता है अगेंस्ट लोन के। कोलेटरल मतलब क्या होता है, अब देखो कोलेटरल का टर्म आया, कोलेटरल मतलब होता है कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूज दिस इज एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। मतलब कोलेटरल कोई पूछेगा तो कहना इट इज ए गारंटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, गारंटीड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड बाय बोरोवर, ठीक है। देखो बोरोवर के द्वारा ये गारंटेड डॉक्यूमेंट रहता है कि जो मतलब एसेट रहता है एक तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट किस चीज का डॉक्यूमेंट है, ये कुछ एसेट्स है। एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति, ठीक है। तो कोलेटरल इज एन एसेट, कोलेटरल एक तरह का तुम्हारा संपत्ति है दैट द बोरोवर्स ओन, जो कि बोरोवर्स ओन करता है, मतलब बोरोवर्स का है, ठीक है, वो संपत्ति। एंड उस संपत्ति का यूज किया जा रहा है एज ए गारंटी, यूज किया जा रहा है टू द लेंडर, को दिया जा रहा है संपत्ति का पूरा कागज पत्तर, मतलब कागज वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है संपत्ति का लेंडर को एज ए गारंटी कि हम आपका जो भी लोन लिए हैं हम आपको बाद में चुका देंगे, ठीक है, रिपेड कर देंगे, ठीक है। जब तक कि हम लोन रिपेड नहीं करेंगे वो एज ए गारंटी आपका रहेगा। अगर लोन तुम पेमेंट नहीं करते हो, रिपे नहीं करते हो, तो तुम्हारा संपत्ति भी चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज को। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ये क्या था, इनफॉर्मल सेक्टर लोन का तुम्हारा फीचर्स है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि थर्ड नोट पॉइंट, द इंटरेस्ट रेट कोलेटरल एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट किसको कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट कोलेटरल और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और मोड ऑफ रिपेमेंट के साथ उसको कंप्राइज करना, इसी को कहा जाता है टर्म ऑफ क्रेडिट। यही सब तुम्हारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। टर्म मतलब क्या, क्या सब कंडीशंस ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट रेट कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज, दिस आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसी को कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेटरल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो भी है, ठीक है, तो ये सारा जो कि रिपेमेंट के टाइम उपयोग होता है, तो इसको कहेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब दोस्तों तुम्हारा आ गया मेन टॉपिक, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स वगैरह देखे, ठीक है, लेकिन अब आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर का बहुत ही वाहवाही हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है फॉर्मल सेक्टर लोन का। फॉर्मल सेक्टर इज ए मीडियम ऑफ द क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। देखो इंडिया में क्रेडिट के रूप में जो फॉर्मल सेक्टर वर्क कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ इंडिया में देखते हैं हम लोग कि वी हैव सीन दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है कि बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा पीपुल्स जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, बहुत सारा मतलब सोर्सेज से लोन्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज ए फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा सीबीएसई में एकदम आ रहा है, ठीक है, सीबीएसई का दोस्तों ये क्वेश्चन आउट है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन से रिलेटेड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही देता है सीबीएसई वाले, ठीक है। सीबीएसई वाले इस फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देता है। एकदम तुमको एकदम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर को कैसे लिखना है अगर देखना चाहते हो तो जाके तुम मेरे ओल्ड लेक्चर में देख सकते हो। मैंने इनफॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन से रिलेटेड बहुत अच्छे से आंसर्स को प्रोवाइड करके और एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो तुम वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो दोस्तों तुम्हारा जो ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में आता क्या सब है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन इंक्लूड करता है मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तुम्हारा दोस्त सब हो गया, तुम्हारे रिश्तेदार सब हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए और मनी लेंडर्स हो गए। ये सारे तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल, ये सारा तुम्हारा इनफॉर्मल है, जो कि क्या करता है भाई कि लोन तो प्रोवाइड कर देगा लेकिन उसके बदले हाई अमाउंट ऑफ रेट तुमसे इंटरेस्ट लेगा, हाई इंटरेस्ट पे तुमको लोन दे देगा, तो वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम है इनफॉर्मल सेक्टर लोन के साथ, ठीक है। तो हमारा 5th नंबर पॉइंट कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। क्या कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, ये सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, जो भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन लेना चाह रहे हैं। देखो इनफॉर्मल सेक्टर लोन में तुमको क्या था कि रिलेटिव, फ्रेंड, एम्प्लॉयर, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के द्वारा और एक्सेट्रा जो भी आते हैं इनसे रिलेटेड, इनफॉर्मली जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो हैं वो सारे आएंगे इनफॉर्मल लेंडर्स के रूप में या इनफॉर्मल सेक्टर्स के रूप में।
और जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है वो तुम्हारा सुपरवाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो कि फंक्शनिंग में वर्क करता है एज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं कि बैंक जो है मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव, जो उनको रिसीव होता है, ठीक है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग ए कैश बैलेंस। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मॉनिटर्स करता है जितने भी बैंक्स हैं उनके कैश बैलेंस को कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं। देखो आरबीआई तो ऑनर है सारे बैंक्स का, ठीक है, एक तरह से तुम मान के चलो तो। और वो जो सारे बैंक हैं उन सारे बैंक्स में कैसे मेंटेन हो रहा है कैश बैलेंस का, ठीक है, मतलब कैश का लेन देन का प्रक्रिया का बैलेंसिंग सिस्टम कैसा है, ये सारा चीज मॉनिटर करता है आरबीआई। तो पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom at what interest rate etc। तो इसी वजह से पीरियोडिकली, याद रखना ये टर्म, पीरियोडिकली बैंक्स को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है सारा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कितना ज्यादा किसको क्या दिया जा रहा है और कितना ज्यादा कितना इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है और कितना ज्यादा वापस लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आरबीआई को भेजना पड़ता है जितने भी सारे अनदर बैंक है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई इज द मेन फंक्शनिंग बॉडी ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ठीक है। अब देखो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। देखो वहां पे यहाँ पे देखो यहाँ पे तुमको अगर आएगा कंपैरिजन करने के लिए, भाई कंपैरिजन कर अब कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंसेस है। तो फॉर्मल में डायरेक्ट लिखना कि फॉर्मल में सुपरवाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन इनफॉर्मल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी नहीं है सुपरवाइज करने का। फॉर्मल में तुम्हारे पास अथॉरिटी था कि आरबीआई सारा चीज कर रहा था, ठीक है। इनफॉर्मल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी नहीं है सुपरवाइजिंग करने का, ठीक है, क्रेडिट एक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि सब अपने अपने रूप में सब ऑनर हैं, ठीक है। मनी लेंडर बोलेगा भाई हम ऑनर हैं, ट्रेडर्स बोलेगा भाई हम ऑनर हैं, तुम जिससे जो ले रहे हो वही तुम्हारा ऑनर बन जाएगा। तो यही सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन में, ठीक है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। और इस वजह से क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर में कि वे जितना मन चाहे, मतलब तुमसे अगर लगाव ज्यादा है तो कम इंटरेस्ट पे तुमको दे देगा लोन, तुमसे अगर ज्यादा मतलब खिंचा तनाव चलता है तो तुमको ज्यादा इंटरेस्ट पे भी दे देगा लोन, ठीक है, जिसमें कि उसका फायदा होगा। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और यहाँ पे उनको कोई नहीं रोक सकता है अनफेयर मीन्स को अपनाने के लिए, जो मतलब वे लोग अपनाते हैं ताकि उनका पैसा वापस हो जाए, ठीक है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, अगर फॉर्मल लेंडर से हम लोग कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। देखो बैंक भी इंटरेस्ट मतलब देती है, मतलब बैंक भी हायर इंटरेस्ट पे देती है, लेकिन उनके कंपेरेबल जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन में अगर तुम ले जाओगे लोन लोगे, ठीक है, इनफॉर्मली किसी और से लोन लोगे, फॉर्मल में जाकर के लोन नहीं ले रहे हो तो किसी मनी लेंडर या ट्रेडर्स या एम्प्लॉयर्स से जाकर लोन ले रहे हो, ठीक है, या फिर रिलेटिव में किसी दोस्त से ले रहे हो, तो भाई वो तो बोलेगा ना इतना पैसा भाई हमसे लिए हो तो हमको उस वापस करो इंटरेस्ट के साथ, इतना इतना दिन तुम रखे तो इंटरेस्ट हमको चाहिए 10 गुना, ठीक है, या 5 गुना या 4 गुना। नौटंकी करने लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जितना मन चाहे उतना मतलब हायर इंटरेस्ट वो लगा सकता है वो लोन पे जितना तुमको दिया है, ठीक है। दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। इसी वजह से जो कॉस्ट होता है बोरोवर का इनफॉर्मल लोन में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मच हायर हो जाता है। द हायर कॉस्ट ऑफ द बोरोवर मींस लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द लोन्स। देखो यही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, जो मतलब हायर हो जा रहा है कॉस्ट, बोरोइंग जो बोरो कर रहा है उसका जो कॉस्ट हायर हो जा रहा है, लोन का मतलब इंटरेस्ट जो मतलब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसके क्या प्रॉब्लम होगा ना कि भाई हम तो लोन ले लिए फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है, हम तो लोन ले लिए इनफॉर्मल सेक्टर से, रिलेटिव या मनी लेंडर या ट्रेडर वगैरह से, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि अब जितना हम कमा रहे हैं 30,000 रुपया, हमको तो 29,000 रुपया जमा ही कर देना पड़ रहा है। 1,000 रुपया जो बच रहा है तो 1,000 में क्या मेरा पूरा महीने का घर चल जाएगा क्या। तो ये जो हेडेक है बहुत ज्यादा रहता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन में, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। देखो सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। देखो अगर किसी को चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है देश के विकास में, ठीक है। अगर तुमको कुछ अच्छा करना है जीवन में, मान लो देश के लिए कुछ अच्छा चीज को तुमको स्थापना करना है, उसके लिए तुम अगर किसी से लोन ले रहे हो, अगर तुमको फॉर्मली तुम लोन ले रहे हो चीपेस्ट और अफोर्डेबल क्रेडिट पे तुमको मिल गया, ठीक है, लोन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पा रहा है इनफॉर्मली गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर ऐसे तुम फॉर्मली गए तो तुमको चीपेस्ट और अफोर्डेबल मिल जाता है, ठीक है, और फॉर्मली में चीपेस्ट और अफोर्डेबल मिल जा रहा है, तो इससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे क्रेडिट लेने में और ज्यादा से ज्यादा लोग भरोसा करेंगे फॉर्मल सेक्टर लोन में, ठीक है। अब हमारा दोस्तों आगे टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, भाई किसको मिलता है और किसको मतलब लेना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट से रिलेटेड 85 तुम्हारे एनसीईआरटी का दोस्तों एकदम पूरा डाटा है कि 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फॉर इनफॉर्मल सोर्सेज। देखो समझने की कोशिश करना, 85%
जो लोन्स है जो गरीबों के द्वारा लिया जाता है, ठीक, गरीब हाउस होल्ड्स के द्वारा लिया जाता है अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाका में जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, मतलब पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनको उनके मतलब जब जनसंख्या को देखोगे जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, तो उनमें से 85% जो लोन्स लिए जाते हैं पुअर हाउस होल्ड्स के द्वारा शहरी इलाके में आर एज ए इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज के रूप में लेते हैं। भाई तुम्हें बताओ ना, अगर कोई गरीब है, कोई गरीबी से जूझ रहा है शहरी इलाका में, तो वो क्या बैंक जा पाएगा क्या लेने के लिए? तो ये सारा चीजें प्रॉब्लम है, उनको मजबूर कर देता है कि भाई आसपास में कोई लोग हैं तो उनसे लोन ले लेते हैं, भाई रिक्वेस्ट करके कि भाई हमको इतना चीज का जरूरत है दे दीजिए। तो दिक्कत ये होगा फिर क्या कि उसको बाद में जब चुकाना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ सकता है, ठीक है उनको। देखो अब हमारा कह रहा है कि अर्बन हाउस होल्ड takes only 10% of their loans are from informal sources while 90% are from फॉर्मल सोर्सेज। देखो वहां पे क्या हो रहा था अर्बन एरियाज में कि जो 85% लोन जो लिए जा रहे थे पुअर हाउस होल्ड्स के द्वारा वो इनफॉर्मली लिए जा रहे थे, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल सोर्सेज के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, अर्बन हाउस होल्ड्स या फिर तुम रिचर हाउस होल्ड्स भी कर सकते हो, ठीक है, वो सिर्फ 10% ही लोन लेते हैं इनफॉर्मली, मतलब इनफॉर्मल सोर्सेज से। बाद बाकी जो 90% हैं वो फॉर्मल सोर्सेज पे बिलीव करते हैं, जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, मतलब जो रिचर सेक्शंस हैं अर्बन एरियाज के, वो सारे 90% फॉर्मल सोर्सेज पे ही भरोसा करते हैं, ठीक है। देखो अब आ गया ना, द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप एंड क्रेडिट एंड इनफॉर्मल लेंडर वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। देखो जो रिच हाउस होल्ड्स है आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं हैव टू पे, उनको पेमेंट करना पड़ रहा है लार्जर अमाउंट ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग का लार्ज अमाउंट पे करना पड़ रहा है। द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। देखो जो फॉर्मल सेक्टर है अभी तक सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट जो कि आवश्यकता है, मतलब रूरल ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के बीच, मतलब हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट तक पहुंच पाया है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, मतलब जो बाद बाकी हाफ के बाद बाकी जो तुम्हारा लोन्स है, जो क्रेडिट है, वो सारा इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लिया जाता है, ठीक है। दस इट इज नेसेसरी दैट, इसलिए नेसेसरी है, दस इट इज नेसेसरी दैट banks and cooperative increase their lending particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduces। देखो समझने की कोशिश करना है, इसी वजह से तुम देखते होगे कि जहां मन तहां सब जगह मतलब सारा ब्रांचेस खोला जा रहा है, छोटे से छोटे जगह, छोटे से छोटे इलाके में बैंक का मतलब तुम्हारा शाखा खोला जा रहा है, ब्रांच खोला जा रहा है, ताकि वहां के लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर लोन पे आश्रित ना रहना पड़े, डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और वो फिर अपने क्रेडिट का जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उनका रिड्यूस हो सके और वो फिर फॉर्मली डिपेंडेंट हो सके, ठीक है, और चीपेस्ट और नॉर्मल क्वांटिटी में उनको लोन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड्स टू एक्सपेंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। और इस वजह से फॉर्मल सेक्टर लोन को क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए अपने क्षेत्र को, जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। और अपने देखो लोन्स जो है ना, लोन्स बहुत ही बड़े मात्रा में लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी इस चैप्टर को कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को कवर करते हुए ही बीच इसी 1 घंटे के बीच में कितने लोगों ने लोन ले लिया होगा, ठीक है। तो इसलिए दिस आर द वेरी इसेंशियल कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स को एक्सपेंड करना चाहिए बैंक्स के द्वारा, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन्स अच्छे और चीप रेट पे प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर क्वालिटी सो दैट द पुअर कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है दैट जो भी फॉर्मल क्रेडिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मोर क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सो दैट पुअर पीपल को भी बेनिफिट हो सके चीपर लोन्स का। वही चीज अभी तुमको बोले जो कि पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट का जो ये तुम्हारा टॉपिक था एनसीईआरटी जब खोलोगे तो एक ब्लैक मार्क करके तुम्हारा ये टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, और किसको मिलना चाहिए, हु गेट्स व्हाट, और किसको क्या मिलता है। तो इस चीज से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया इस टॉपिक को। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तुमको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा SHGS, ठीक है, तो घबराना नहीं है। SHGS का तुमको फुल फॉर्म भी आ सकता है पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं SHG को, जो कि गरीबों के लिए ये चीज चलाया गया था, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या कह रहा है इस टॉपिक में कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देख लिया है कि पुअर हाउसहोल्ड्स जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है, स्टिल निर्भर कर रहे हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के बीच आश्रित हैं, ठीक है, बहुत सारे पुअर हाउसहोल्ड्स अभी भी, ठीक है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। देखो ग्रामीण क्षेत्र में, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह बैंक्स अभी भी प्रोवाइड अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं हो सके हैं, ठीक है। तो इस वजह से इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इसी वजह से क्या होता है कि मौजूदगी समय में अगर तुमको एक्सपेंड, बैंक अगर एक्सपेंड ही नहीं करेगा अपने खाता को, अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, हर जगह
खुल ही गया है कोई ना कोई सरकारी बैंक का शाखा, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है लोगों के लिए। लेकिन जहाँ पे नहीं खुला है, अभी भी कुछ कुछ इलाके, कुछ कुछ हैं रूरल क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे बैंक के फैसिलिटीज नहीं पहुंचे हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो दौड़ भार करना पड़ेगा दूसरे शहरी इलाके में जाकर के, मतलब दूसरे इलाके में जाकर के, दूसरे शहरी इलाके में जाकर के लोन लेने का जो चक्कर है, इनसे अच्छा वो लोग सोचते हैं कि हम इनफॉर्मली ही लोन ले ले, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज से ही लोन ले ले, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ कोलेटरल इन वन ऑफ द मेजर सोर्सेज विच प्रेजेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग द बैंक लोन्स। और सबसे बड़ी चीज की जो कोलेटरल का जो अब्सेंस है, देखो सबके पास संपत्ति नहीं होता है। कोलेटरल का मतलब अभी हम लोग देखे थे ऑलरेडी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में के टॉपिक में, कोलेटरल क्या है, एक तरह का एसेट्स है जो कि बोरोवर्स ऑन करता है, जिसके मतलब अरे मैं अगर लोन ले रहा हूं तो मेरे पास कुछ संपत्ति है, तो वो मेरा ऑनर, मतलब मेरा संपत्ति है ना, तो उसको एक एज ए गारंटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैंक लेती है। तो बहुत सारा जगह जो कोलेटरल का अब्सेंस की वजह से मेजर मतलब कारण है कि भाई लोग बैंक से लोन नहीं लेते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो दैट बोरोवर पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेटरल। देखो इनफॉर्मल लेंडर में यही चीज होता है अपोजिट, कि इनफॉर्मल लेंडर में क्या है कि जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं दूसरे हाथ में, अगर तुम देखो अदर हैंड में तुम अगर देखोगे, तो जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं, जो इनफॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, बोरोवर्स को पर्सनली क्या करते हैं कि भाई संभावना देते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए कोलेटरल वगैरह, तुम ऐसे ही लोन ले लो, बाद में जाकर के उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि भाई तुमको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, तो दिक्कत यही सब है, ठीक है। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. However, देखो वही चीज लिखा हुआ है जो कि बाद में प्रॉब्लम फेसेस कैसे करवा रहा है मनी लेंडर, क्या कर रहा है बाद में, बिना कोलेटर का तो ले लिया, प्रोवाइड भी कर दिया, उस समय तो लोग बहुत खुश रहता है कि भाई हमको लोन मिल गया है, लेकिन बाद में वो क्या करता है कि हाई रेट्स इंटरेस्ट अप्लाई करते जाता है, जो कि कोई ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं है वहां पे मनी लेंडर के पास कि तुम जाकर के उसके खिलाफ कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इस वजह से गरीब लोगों को, गरीब बोरोवर को, ठीक है, हरास करते रहता है ये लोग मनी लेंडर्स वगैरह, इनफॉर्मल सोर्स के माध्यम से, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के झांसे से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 7th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैड ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। इन कुछ सालों में, इन कुछ बीते सालों में हम लोगों ने देखा है कि लोग बहुत सारा न्यूअर तरीका मतलब खोज रहा है और फाउंड आउट कर रहा है जिससे कि लोन प्रोवाइड हो पुअर लोगों को, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा कैसे प्रोवाइड होगा, एसएसजी का मतलब जो है उसका फंक्शन कैसे करता है, एसएसजी कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है कि एसएचजी मींस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इसका डिफिनेशन। ये ग्रुप्स क्या है, दिस ग्रुप्स हैव ग्रेटली बेनिफिटेड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्रुप्स है दोस्तों, ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच हैज बिटवीन 15 to 20 मेंबर्स, इसमें 15 से 20 लोग का मेंबर्स रहते हैं। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पूल देयर सेविंग्स मंथ आफ्टर मंथ। देखो जो ग्रुप्स में डिफरेंट मेंबर्स हैं वो मंथ आफ्टर मंथ अपने सेविंग्स को पूल करते हैं, ठीक है। सच ए कंट्रीब्यूशन ऑफ पर मंथ में बी वेरी स्मॉल। देखो जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो लोग जो मेंबर्स हैं अपने सैलरी का, ठीक है, अपने सेविंग का, ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब छोटा अमाउंट में होता है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट मंथ आफ्टर मंथ इट बिकम्स क्वाइट ए लार्ज वन। लेकिन देखो अगर एक मंथ में ठीक है इतना तुम्हारा स्टोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मंथ आफ्टर मंथ जब देखते हैं हम लोग तो वो क्वाइट लार्ज हो जाता है एज कंपेरेबल टू पहले महीने से। तो उससे क्या होता है ना कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप एडवांस लोन्स टू देयर मेंबर्स टू मीट देयर नीड्स एट ए वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो इसमें फिर क्या किया जाता है कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो 15-20 मेंबर्स थे वे सब क्या करते हैं, फिर लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू देयर मेंबर्स टू मीट देयर नीड्स, ताकि वे अपने आवश्यकता को पूरा कर सके नॉमिनियल रेट पे, ठीक है, नॉमिनियल रेट पे मतलब कम से कम रेट पे। आफ्टर ईयर इफ सच ए ग्रुप इज रेगुलर इन इट सेविंग, और इस ग्रुप में जब कुछ सालों के बाद वे रेगुलर हो जाते हैं सेविंग करने के मामले में, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। सच लोन्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स मेंबर। आफ्टर ए ईयर इफ सच ए ग्रुप इज रेगुलर इन इट्स सेविंग, जब देखो कुछ सालों के बाद अगर ये ग्रुप्स मतलब रेगुलर रहता है अपना सेविंग करने के लिए, तो वो फिर एलिजिबल हो जाता है लोन्स को लेने के लिए बैंक से, और वो जो लोन्स है क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स मेंबर। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उनके मेंबर्स को, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा ये जो चैप्टर। और एकदम याद रखना एक टॉपिक तुमको, डिसएडवांटेज क्रेडिट सिस्टम और रोल ऑफ बैंक। रोल ऑफ बैंक वैसे तो मैंने हर चीज समझा दिया दोस्तों, लेकिन डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट सिस्टम ये है ना कि मिडिल क्लास फैमिली वाले, अगर मान लो किसी का 30,000 ही मतलब है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है, ठीक है, और उसका अगर मन भर गया, अगर कुछ मतलब वो खरीदना चाह रहा है, खरीद लिया,
तो अगर जो मतलब रेगुलर है, जिसका फिक्स है, यहाँ पे डिसएडवांटेज किसके लिए है ना, कि अगर जिसका कोई जॉब फिक्स है और उसको महीने के बाद मतलब सैलरी आना ही है, सैलरी उसका फिक्स है कि उतना आना है, तो वो बहुत इजीली तरीके से अपना क्रेडिट ले सकता है और क्रेडिट को चुका सकता है। लेकिन जिसका जॉब फिक्स नहीं है, यहाँ पे डिसएडवांटेज किसके लिए है, जिसका जॉब जॉब नॉट फिक्स्ड, तो मतलब जिसका जॉब फिक्स नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। क्योंकि देखो भाई, जॉब फिक्स ही नहीं है, तुम क्रेडिट ले लिए हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारा स्रोत ही नहीं है इनकम का, ठीक है, तो तुमको कैसे तुम चुकाओगे, तुम्हारे लिए हेडेक बन जाएगा, इट्स बिकम ए हेडेक, ठीक है। तो इसलिए दिस आर द डिसएडवांटेज भी है। और एडवांटेज क्या है कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अगर किसी चीज को तुम मतलब विकसित करना चाहते हो अपने डेली नीड्स को फुलफिल करते हुए, और तुम्हारा कुछ बड़ा विजन है, उसके लिए अगर तुम लोन ले रहे हो और उससे अगर देश को ही फायदा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रेडिट सिस्टम भी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, जिसका जॉब फिक्स नहीं है, ठीक है, एकदम तुमको इसको ध्यान रखना है। और रोल ऑफ बैंक तो देख लीजिए कि बैंक का क्या सब रोल था, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं कि कैसे आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ देखो, बैंक से रिलेटेड मैंने डायरेक्ट अपने ओल्ड वीडियोस में क्वेश्चंस देकर रखे हैं और उनके आंसर्स भी देकर रखे हैं। अप्रोप्रिएट आंसर एकदम तुम लिखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि इजी लैंग्वेज में कैसे आंसर्स को मतलब अटेम्प्ट करके लिखा जाता है और कॉपी चेकर को कैसे खुश किया जाता है, तो तुम जाकर के उस वीडियो को जरूर देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा उस प्लेलिस्ट का, ओल्ड वीडियो है मेरा। तो थोड़ा हो सकता है मैं उस समय थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो, लेकिन तुम उसको फुल एचडी में जाके देखना, पूरा तुमको क्लियर दिख जाएगा सारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो जाके तुमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों, और जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई भाई को सपोर्ट दिखाओ और मुझे मोटिवेट रखो, तभी रेगुलर कंटेंट आ पाएगा। थोड़ा इधर से लेट कंटेंट आ रहा है क्योंकि थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाने में दोस्तों टाइम लग जाता है। और जाके साहिल भाई को तुरंत सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना, चलो नोट्स जाकर प्रिपेयर करो।